देहरादून नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद एक खूबसूरत शांत हिल स्टेशन का, है ना? पर जरा सोचिए, इस शांत सी दिखने वाली घाटी के नीचे 1000 साल का इतिहास दबा हुआ है। जंगलों का, लड़ाइयों का और एक पूरे शहर के जन्म लेने की कहानी। तो चलिए आज हम इसी कहानी की परतें खोलते हैं। अब सवाल ये है कि इस सफर में हमारा गाइड कौन होगा? हमारी गाइड है 150 साल पुरानी किताब मेमोयर ऑफ देहरादून। ये किताब एक जादुई खिड़की की तरह है। तो आइए इस खिड़की से सीधे झांकते हैं देहरादून के अतीत में। तो ये जादुई खिड़की हमारे लिए खोली किसने? ये थे एक ब्रिटिश अफसर GRC विलियम्स। जरा सोचिए, साल था 1871 और ये साहब 3 साल तक लोकगीत, पुरानी कहानियां और सरकारी दस्तावेज खंगालते रहे। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि इस घाटी की असली कहानी कहीं खो न जाए। मतलब ये किताब उनकी इसी जबरदस्त मेहनत का नतीजा है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और इसकी शुरुआत आज के देहरादून से नहीं, बल्कि एक ऐसे वक्त से होती है जब ये खूबसूरत घाटी सदियों तक लगभग वीरान पड़ी थी। सवाल ये है कि आखिर तब यहाँ था क्या? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि आज जहाँ इतनी चहल पहल है, वो जगह सदियों तक बस खाली पड़ी थी। इतना ही नहीं, 7वीं सदी में जब मशहूर चीनी ट्रैवलर हुएनसांग यहाँ से गुजरे, तो उन्होंने भी लिखा कि भाई यहाँ तो कोई बड़ा शहर है ही नहीं। मतलब लगभग 800 सालों तक ये बस एक खाली शांत घाटी थी। कमाल है। हाँ, पौराणिक कहानियों में तो ये जगह गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम हुआ करती थी, लेकिन इसका जो असली जमीनी इतिहास है ना, वो शुरू होता है करीब 15वीं-16वीं सदी में। तब यहाँ आए बंजारा समुदाय के लोग। ये वो लोग थे जो घूम घूम कर व्यापार और खेती करते थे, और सही मायने में इन्होंने ही पहली बार यहाँ के जंगलों को साफ किया, खेती शुरू की और इस वीरान पड़ी घाटी में जिंदगी की शुरुआत की। तो ठीक है, घाटी में लोग बसने तो लगे, लेकिन ये देहरादून कैसे बना? ये नाम कहाँ से आया? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ रही है जहाँ एक शख्स के आने से इस जगह का नाम ही नहीं बल्कि इसकी पूरी तकदीर बदल गई। तो हुआ यूं कि देहरादून को इसका नाम मिला गुरु राम राय से। उस वक्त मुगलों और सिखों के बीच काफी तनाव चल रहा था, तो वो उससे दूर एक शांत जगह की तलाश में यहाँ पहुंचे। उन्होंने इस दून मतलब घाटी में अपना डेरा यानी अपना कैंप डाला, और बस डेरा इन द दून बन गया देहरादून। सिंपल। लेकिन देखिए, शहर की नींव रखने का क्रेडिट सिर्फ गुरु राम राय को देना सही नहीं होगा। उनसे भी पहले गढ़वाल की रानी कर्णावती ने यहाँ सिंचाई के लिए बेहद जरूरी नहरें बनवाई थीं। और तो और गुरु राम राय के गुजर जाने के बाद उनकी पत्नी माता पंजाब कौर ने ही पूरे शहर का मैनेजमेंट संभाला और उसे बिखरने से बचाया। सच कहें तो इन दोनों महिलाओं के बिना देहरादून का शुरुआती विकास शायद मुमकिन ही नहीं था। पर कहानी में हमेशा एक लेकिन होता है। शांति और खुशहाली का ये दौर ज्यादा लंबा नहीं चला। बहुत जल्द ये शांत घाटी लालच और हमलों का सेंटर बन गई, और यहीं से शुरू हुआ अराजकता का एक बहुत लंबा दौर। और तबाही कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा अब सिर्फ इन 2 नंबरों से लगाइए। 1786 में जब सब ठीक था, तो यहाँ से सरकार को करीब 14 लाख रुपए का लैंड रेवेन्यू मिलता था। लेकिन लगातार हमलों के बाद 1801 तक ये कमाई घटकर सिर्फ 8000 रुपए रह गई। मतलब खेती बर्बाद हो गई, बिजनेस ठप पड़ गया और आम लोगों के पास सिवाय गरीबी के कुछ नहीं बचा। ये घाटी के लिए एक बुरे सपने जैसा था जो खत्म ही नहीं हो रहा था। सहारनपुर से, पंजाब से लगातार हमले होते रहे, और फिर आखिर में 1804 में गोरखाओं ने इस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। और इसी के साथ यहाँ गढ़वाली शासन का चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो गया। गोरखा राज के बाद देहरादून की कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आया। साल था 1816 और अब यहाँ एंट्री होती है एक नई पावर की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इनके आने के बाद इस घाटी का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाला था। अच्छा, जब अंग्रेज यहाँ आए तो ये इलाका पूरी तरह से लॉलेस था, डाकुओं का आतंक था। तो सवाल ये उठता है कि अंग्रेजों ने इस सिचुएशन को कंट्रोल कैसे किया? क्या किया उन्होंने? इसका जवाब जितना भयानक है उतना ही असरदार भी था। अंग्रेजों ने उस इलाके के सबसे खूंखार डाकू
कलवा को पकड़ा और उसका सिर काटकर परेड ग्राउंड में एक पिंजरे में लटका दिया। ये एक सीधा और साफ मैसेज था सबके लिए, नया राज आ चुका है और वो किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन देखो, सिर्फ डर दिखाकर शहर नहीं बनाए जाते। अंग्रेजों ने देहरादून को साइंस, एजुकेशन और मिलिट्री का एक बहुत बड़ा हब बना दिया। जरा सोचिए, सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर यहीं बना जहां से पूरे भारत का नक्शा तैयार हुआ। एशिया का पहला फॉरेस्ट्री स्कूल FRI यहीं खोला गया और बाद में इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA ने तो इसे देश की सुरक्षा के मैप पर एक अहम जगह दे दी। और जब 1900 में यहाँ ट्रेन पहुंची, तब तक ये शांत घाटी पूरी तरह से एक मॉडर्न शहर बन चुकी थी। इतिहास में ना कभी-कभी बड़े मजेदार किस्से मिलते हैं। जैसे, क्या किसी को पता है कि देहरादून का मशहूर बासमती चावल असल में अफगानिस्तान से आया है? कहानी कुछ यूं है कि अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के राजा दोस्त मोहम्मद खान को यहीं पर नजरबंद करके रखा था, तो वो अपने साथ कुछ बीज ले आए थे और वो बीज इस घाटी की मिट्टी में ऐसे घुले मिले कि आज बासमती चावल यहाँ की पहचान बन गया है ना कमाल की बात। विलियम्स की किताब हमें उस दौर के समाज के बारे में भी बताती है और ये बड़ा दिलचस्प है। यहाँ एक ही जगह पर दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया बसती थी। मतलब घाटी में शादी होती थी तो लड़की वाले दहेज देते थे, और बस कुछ ही किलोमीटर दूर पहाड़ा में रिवाज एकदम उल्टा था। वहाँ लड़का लड़की के पिता को पैसे देता था, जिसे ब्राइड प्राइस कहते हैं। एक ही जगह दो बिल्कुल अलग रिवाज। 228 फीट, ये नंबर सुनने में शायद अजीब लगे, पर ये उस दौर के एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को दिखाता है। हुआ ये कि कचहरी के पास एक कुआं खोदा गया और वो 228 फीट गहरा था। पानी इतना नीचे था कि सिंचाई के लिए कुएं खोदना तो लगभग नामुमकिन था। और यही वजह थी कि अंग्रेजों ने यहाँ पुरानी नहरों को ठीक करने और नई नहरें बनाने पर इतना ज्यादा जोर दिया। अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये घाटी शायद दोबारा वीरान हो जाती। तो विलियम्स की इस जादुई खिड़की से हमने देहरादून का 1000 साल का सफर देखा, एक वीरान घाटी से डाकुओं का गढ़ बनने तक और फिर एक मॉडर्न कैपिटल तक। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे कुछ लोगों के फैसले, कुछ लड़ाइयाँ और यहाँ तक कि मुट्ठी भर बीज भी किसी जगह की किस्मत को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अपने शहरों की जमीन के नीचे न जाने ऐसी कितनी ही कहानियां दबी होंगी।